गैलीलियो का नज़रबंद किया जाना और ब्रूनो का जिंदा जला दिया जाना तो हम सबने इतिहास में पढ़ा है। पर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या तो हमारी आंखों के सामने हुई है। इन घटनाओं को देखकर ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या समाज में वैज्ञानिक जानकारी और दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना जान के लिए खतरा हो सकता है। यदि हाँ, तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि क्यों कोई एक वैज्ञानिक या विज्ञान का प्रसार करने वाले से इतनी नफरत कर सकता है कि पूरी योजना बनाकर उसका कत्ल कर दे। यह विचार है गौहर रजा के, जिन्होंने मिथकों से विज्ञान तक ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी यह पुस्तक लिखी है। आज से हम लोग इस पुस्तक की समरी सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तक इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि विज्ञान की भूमिका और उसके संघर्ष को समझने में यह एक मील का पत्थर है। और भारतीय संविधान के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और इसको बढ़ावा देना हमारा मूल कर्तव्य है। तो आइए अपना मूल कर्तव्य निभाते हैं और इस पुस्तक का सारांश समझते हैं। इंसान ने जब से सवाल पूछने शुरू किए और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश की, तब से ही कुछ सवाल उसे परेशान करते रहे। मिसाल के तौर पर यह सवाल कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे चल रहा है। धर्म और ग्रंथ भी ब्रह्मांड और इंसानी समाज के यथार्थ को समझने की कोशिश का ही नतीजा है, और विज्ञान भी। गौहर रजा कहते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य वास्तविकता को संगठित ढंग से समझने की उन सभी संरचनाओं से है जो विज्ञान के दायरे से बाहर आती हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, किसका, किसने, कौन जैसे शब्दों को इस्तेमाल किए बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। सुमेरियन महाकाव्य गिलगमेश, मिस्र के पिरामिड, भगवत गीता और यूनानी दार्शनिकों के उदाहरण देते हुए गौहर राजा मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में प्रश्न और जिज्ञासा की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हैं। आज हर धर्म के प्रवक्ता अपनी अपनी धार्मिक परंपरा और उससे जुड़े रीति रिवाज को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक आविष्कार हो जाता है तो सभी धर्म अपने पोथी निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में यह तो पहले से ही लिखा है। ऐसे लोगों से यह सवाल किया जाना चाहिए कि क्या वे बता सकते हैं कि आगे विज्ञान कौन सा खोज या आविष्कार करने वाला है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। विज्ञान क्या है? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जब गूगल से यह सवाल पूछा गया तो लगभग 11 अरब हिट थे, यानी कि गूगल ने लगभग 11 अरब रिजल्ट दिखाए। अक्सर विज्ञान की आम किताबें ऐसे वाक्यों से शुरू होती हैं कि विज्ञान हमारे जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का तरीका है। विज्ञान क्या है? यह किसी को आसान सवाल लग सकता है, लेकिन अगर कोई यह पूछे कि विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है, तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल बन जाता है। इस सवाल को हल करने से पहले विज्ञान और धर्म दोनों को परिभाषित किया जाना जरूरी है। विज्ञान हमें कौन सी बातें बताता है और धर्म किन बातों में विश्वास दिलाता है, यह जानना तो जरूरी हो ही जाता है। इसके साथ ही यह सोचना भी जरूरी हो जाता है कि क्या हम किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं या सारे धर्मों की, और अगर बात सभी धर्मों की हो रही है तो क्या सभी धर्मों में कोई समानता भी है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें इसकी सीमा निर्धारित करनी होगी कि किस ज्ञान को हम विज्ञान मानते हैं। साथ ही यह भी तय करना होगा कि किस तरह का ज्ञान विज्ञान की हद से बाहर है। विज्ञान क्या है? इस सवाल पर विद्वानों ने बड़ी लंबी बहस की है। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल रेमंड पॉपर, थॉमस सैमुअल कुहन, पॉल फेराबैंड, जॉन डेसमंड बर्नल, चार्ल्स पर्सी स्रो जैसे विद्वानों की एक लंबी सूची है जिन्होंने इस बहस में बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे गैलीलियो और न्यूटन से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक, इतिहासकारों व दार्शनिकों सुकरात से लेकर जोसेफ नीधम, डेविड सी लिंडबर्ग, मेरी बोयस और हाल के चिंतकों तक, और यहाँ तक कि व्लादिमीर लेनिन और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता भी इन सवालों से जूझते रहे हैं। इन सवालों पर भारत में भी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी लंबी बहस चली है। हमारे देश में भी इस बहस का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। विज्ञान की किसी एक परिभाषा पर सहमति न बन पाने का प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक विज्ञान ने किसी न किसी तरह हर इंसान के जीवन को छुआ है और हर इंसान अपने दृष्टिकोण से विज्ञान को देखता है और जाने अनजाने उसे परिभाषित भी करता है। सामान्य तौर पर हमें तरह तरह की परिभाषाएं सुनने को मिलती हैं, जैसे विज्ञान स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला विषय है। विज्ञान बड़े बड़े अनुसंधानों में पैदा होने वाला ज्ञान है।
विज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके बिना मानव का विकास संभव नहीं। विज्ञान प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का तरीका है। विज्ञान ने धरती को विनाश की ओर अग्रसर किया है। विज्ञान विनाशकारी और हिंसक ज्ञान है। विज्ञान इंसानी और समाज को अधर्मी बनाता है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, आदि आदि। अब यदि एक ही समय में इतने विरोधी बातें होंगी तो विज्ञान की एक सर्वमान्य परिभाषा भला कैसे ही बन पाएगी। विज्ञान जब ज्ञान की अलग शाखा की तरह उजागर नहीं भी हुआ था, तब भी उस समय जो बहस हो रही थी उसमें विज्ञान की परिभाषाओं की झलक मिलती है। जैसे चारवाक दर्शन, सुकरात का दर्शन, बौद्ध दर्शन, अरस्तु का दर्शन और हसन इब्न अल हैथम का दर्शन। ये सभी दार्शनिक जब इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तो जिस पद्धति से ये लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे उसे हम वैज्ञानिक पद्धति मान सकते हैं। गौहर राजा इन दर्शनों का संक्षेप में परिचय देते हैं, जो इस प्रकार है। चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के कुछ सिद्धांत। प्रत्यक्ष बोध ही सत्य को स्थापित करने और स्वीकार करने का एकमात्र तरीका है। इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव किया और समझा नहीं जा सकता वह मौजूद नहीं। जो कुछ भी मौजूद है वह वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल के अवलोकनीय तत्वों से बनी है। जीवन में परम अच्छाई खुशी है, एकमात्र बुराई दुख और दर्द है। सुख प्राप्त करना और दर्द से बचना ही मानव अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। धर्म उस बलवान और चतुर का आविष्कार है जो कमजोरों का स्वीकार करता है। इसी प्रकार गौहर राजा बुद्ध के दर्शन पर छोटी सी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं, किसी भी कथन पर विश्वास न करें क्योंकि आपने इसे किसी से सुना है। किसी भी बात पर विश्वास न करें क्योंकि यह कई लोगों द्वारा बोली और फैलाई गई है। किसी भी बात पर यकीन न करें क्योंकि यह आपकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई है। किसी भी बात पर विश्वास न करें क्योंकि यह आपके शिक्षकों और बड़ों द्वारा बताई गई है। परंपराओं पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आप तक कई पीढ़ियों से चली आ रही है। सिर्फ अवलोकन और विश्लेषण के बाद ही जब आप कारण से सहमत हों और वह बात सभी के अच्छे और लाभ के अनुकूल हो, तभी उसे स्वीकार करें और उस पर अमल भी करें। यह बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है जो वैज्ञानिक पद्धति के बहुत करीब है। अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु 4 कारणों का सिद्धांत देता है। पहला, सामग्री कारण। कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन ढालता है वह मिट्टी बर्तन का सामग्री कारण है। बर्तन के अस्तित्व का कारण मिट्टी है। दूसरा है आकार का कारण। बर्तन जिस आकार का बनाया गया वह उसका आकार कारण है। बर्तन में रखे पानी के आकार का कारण खुद बर्तन का आकार है। किसी तरह हम धरती, पहाड़, समुद्र या किसी भी चीज का आकार कारण तलाश सकते हैं। और तीसरा कारण है मुख्य कारण या प्राथमिक कारण। बर्तन का मुख्य कारण कुम्हार या बर्तन को बनाने की कला है। इसे परिवर्तन के आरंभ के प्राथमिक स्रोत की नजर से भी देखा जा सकता है। अरस्तु ईश्वर को प्राथमिक स्रोत की तरह मानते थे। उनका कहना था कि जिस तरह बर्तन बन जाने के बाद कुम्हार का बर्तन से कोई नाता नहीं होता, उसी तरह ईश्वर का काम सृष्टि के नियम बनाना और उसे चलाते रहने के अलावा और कुछ नहीं। वह इंसान की जिंदगी में कोई दखल नहीं देता। और चौथा और अंतिम कारण है अंत, अर्थात वह जिस काम के लिए वह बनाया गया है उसका उपयोग क्या है। जैसे बर्तन का अंतिम कारण है सामान रखना या खाना पकाना। अल हसन इब्न अल हैथम के विषय में गौहर राजा कहते हैं कि उन्होंने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि सच के लिए सच की तलाश की जानी चाहिए। इराक के बसरा शहर में जन्मे अल हसन को आधुनिक प्रकाशिकी का जनक माना जाता है। अरस्तु के फिलॉसफी से प्रभावित अल हसन ने प्रयोगों से पहली बार यह सिद्ध किया कि प्रकाश चीजों से टकराकर या प्रतिबिंबित होकर जब हमारी आंखों में आता है तभी हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। अल हसन ने यह भी सिद्ध किया कि हमें अपनी बुद्धि के कारण दिखाई देता है, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं। यह नई बात थी क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि आंखों से किरणें निकलती हैं जिसके कारण हमें दिखाई देता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता था कि आंखों की रोशनी कम हो गई या रोशनी चली गई। अल हसन ने प्रकाश की किरणों और आंखों की दृष्टि पर प्रभावशाली काम किया, जिसने प्रकाशिकी की भौतिकी को नया मोड़ दिया और सही दिशा में काम करने के लिए नए दरवाजे खोल दिए। आगे राजा साहब साधारण और क्रांतिकारी विज्ञान में अंतर समझाते हैं। साधारण विज्ञान। साधारण विज्ञान से थॉमस कुहन का मतलब था विज्ञान के किसी एक वैज्ञानिक ढांचे के अंदर की गुत्थियों को सुलझाने वाला विज्ञान। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि धरती रुकी है और सूरज, चांद, तारे उसका चक्कर लगा रहे हैं। यह प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक मॉडल था।
पर रचना के इस ढांचे में कई अनसुलझी गुत्थियां थीं, जैसे ग्रहण कैसे लगता है और अगला ग्रहण कब लगेगा, या कुछ पिंड अलग चाल से क्यों चलते हैं, या चांद और सूरज धरती से कितनी दूर हैं। इन तथ्यों का अनुमान लगाना, इन गुत्थियों को सुलझाना कुहन के हिसाब से साधारण विज्ञान कहा जाएगा। एक और उदाहरण के तौर पर न्यूटन के सिद्धांत विज्ञान में एक बड़ा बदलाव लाएं और फिर यह गुत्थी सुलझाना आसान हो गया कि रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितने वेग की जरूरत है, उसके लिए कितना प्रणोद या थ्रस्ट चाहिए, इस प्रणोद के लिए कितना और कैसा ईंधन चाहिए, इंजन का डिजाइन क्या होगा और उसके किन पदार्थों से बनाया जाना है जो उच्च तापमान बर्दाश्त कर सके, इत्यादि। कुहन के विचार में इस तरह का विज्ञान जिग्सा पजल हल करने जैसा होता है। इनकलाबी या क्रांतिकारी विज्ञान। उनके मुताबिक इनकलाबी विज्ञान पुरानी समझ और सोच दोनों के ढांचे को तोड़कर एक नए ढांचे को खड़ा करती है। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि कीटाणु और वायरस की खोज ने एक ऐसा इंकलाब पैदा किया जिसने पुराने विचारों, खोज के तरीकों और ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि को ही बदल दिया। अगर हमें यह पता न चलता कि आंखों से न दिखाई देने वाला एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, तो न तो हम आज की मेडिकल साइंस तक पहुंच पाते और न ही डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की पुख्ता तरीके से पुष्टि हो पाती। डार्विन का विकास का सिद्धांत खुद इंकलाबी विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। डार्विन की इस क्रांतिकारी खोज और किताब ने जो कुछ साबित किया, उसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति के सारे पुराने सिद्धांत कच्चे दिमाग की उपज जैसी कहानियां किस्से भर रह गए। हर पुराने नजरिए के विपरीत डार्विन के विकास के सिद्धांत ने सृजन के सिद्धांत के सारे पुराने मॉडल ध्वस्त कर दिए। अब सृजन की धार्मिक कहानियों में वैज्ञानिक खोज की कोई गुंजाइश नहीं बची। विज्ञान के इतिहास में ऐसे बदलाव को कुहन ने प्रतिमान विस्थापन का नाम दिया है। आगे अगले चैप्टर में गौहर राजा बताते हैं कि आम आदमी की नजर में विज्ञान क्या है। आम आदमी की नजर में विज्ञान सच की तलाश है, आंकड़ों पर आधारित जानकारी परीक्षण है, कुछ नया खोज निकालने की विधि है, सुनिर्धारित प्रणाली से जांच है, जिज्ञासा है, प्रकृति में जो कुछ घट रहा है उसे समझने की कोशिश है, ब्रह्मांड को समझने का तरीका है, बिना परखे किसी तथ्य को स्वीकार न करना है, सवाल पूछकर विधिवत तरीके से जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। आज के दौर में परंपरागत धार्मिक रूढ़ियों के लिए भी विज्ञान को अस्वीकार कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि हम आर्यभट्ट या गैलीलियो के दौर में नहीं रह रहे हैं जब विज्ञान का गला दबाया जा सकता था। हम उस दौर में रह रहे हैं जब समाज में सबसे ज्यादा रूढ़िवादी हिस्से को भी विज्ञान से समझौता करना पड़ता है। जब कोई यह अंधविश्वास फैलाता है कि गाय सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, तो वह विज्ञान से समझौता कर चुका है, अर्थात पुराने धार्मिक रूढ़ियों को भी अपने को सिद्ध करने के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर ये धर्म के ठेकेदार ऐसा कहते सुनाई पड़ते हैं कि फला चीज वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, या कि नासा ने हाल ही के रिसर्च में जो बातें सिद्ध की हैं वह तो हमारे धर्म ग्रंथ में सदियों से लिखी है। आम आदमी की विचार संरचना में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के विचार पनपते हैं। उसे इन विपरीत विचारों में कोई भी द्वंद्व या विरोधाभास महसूस नहीं होता। अधिकांश समय एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धार्मिक या अंधविश्वासी क्यों न हो, अपनी जिंदगी के निर्णय भौतिक वास्तविकता के आधार पर ही लेता है। किसी ज्योतिषी को जो सबका भविष्य बताता है, कभी आपने आंख बंद कर सड़क पार करते नहीं देखा होगा। अक्सर यह सुनने में आता है कि पाखंडिक, तांत्रिक या मौलवी ने किसी की बलि दे दी, लेकिन कभी भी वह स्वयं की बलि नहीं देते। अतः हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना आज किसी के लिए जिंदगी चलाना मुश्किल है, और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति की सोच साधारण तौर पर तर्कवादी होती है। वह कभी-कभी और खास मौकों पर अंधविश्वास का सहारा लेता है, खासकर तब जब वह किसी परेशानी में हो, उसके हालात नाजुक हों और भविष्य का फैसला उसके हाथ में न हो। अक्सर नौजवान परीक्षा या नौकरी का इंटरव्यू देने से पहले अति धार्मिक हो जाते हैं। हमें भी अक्सर जब हम परेशानी में होते हैं तो ईश्वर की याद आ ही जाती है। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बन भी जाते हैं, विज्ञान के बारे में उनकी समझ भी 10वीं कक्षा के स्तर से कभी ऊपर नहीं उठ पाती। शिक्षा के इस तरीके को ब्राजील के शिक्षक और दार्शनिक पाउलो रेगुलस ने अपनी मशहूर किताब पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में शिक्षा का बैंकिंग मॉडल कहा है। इसमें कहा गया है कि जानकारी को दिमागों में जमा कर दो और परीक्षा के वक्त निकाल दो। इसी को सामान्य भाषा में उगल और निगल का विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि जानकारी को निगल लो और परीक्षा में जाकर उगल दो।
गौहर राजा कहते हैं कि शिक्षा की इस पद्धति का समाज से कोई लेना देना नहीं होता, बस जानकारी जमा करो और जानकारी उगल दो। जानकारी का समाज में उठ रहे सवालों से, अपने माहौल से, आसपास की घटनाओं से और हमारे सामाजिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं होता। शिक्षा की यह पद्धति हमारे देश में खास तौर से विज्ञान पढ़ने वालों पर थोपी जाती है। इसलिए विज्ञान के विद्यार्थी भी ऐसे सवालों का कि विज्ञान क्या है और इसका धर्म और समाज से क्या रिश्ता है सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं। गौहर राजा तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सवालों के पूछे जाने पर मैंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी परेशानी में पड़ते देखा है। ऐसा नहीं है कि आम नागरिक हमारे समाज में विज्ञान से रूबरू नहीं। किसान बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते वक्त बीमार चिकित्सालयों में जाकर या डॉक्टरों से मिलकर, बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में और विज्ञान संग्रहालयों में जाने अनजाने वैज्ञानिक जानकारी हासिल करते हैं। टीवी और प्रिंट मीडिया भी सुनामी, भूकंप, महामारी, तूफान यानी किसी आपदा के आने पर विज्ञान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में लग जाता है। मगर विज्ञान से जुड़े सारे ऑडियो वीडियो संदेश आम नागरिक तक सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पहुंचते हैं। एक आम नागरिक को वैज्ञानिक संदेश इतने कम और इतने अधिक समय अंतराल पर मिलते हैं कि उनसे दोस्ती करना आसान नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि 20वीं सदी उनकी है जो साइंस से दोस्ती कर लेंगे। मगर यह काम अब इसलिए भी मुश्किल है कि समाज में विज्ञान से दोस्ती करने के अवसर ही बहुत कम है। विज्ञान की तुलना में प्रौद्योगिकी से दोस्ती करना ज्यादा आसान है। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने में मदद तो करती है, मगर उसका उद्देश्य जानकारी हासिल करना नहीं, बल्कि हमारी क्षमताओं को बढ़ाना है। तो आखिर विज्ञान है क्या? अगर कोई ज्ञान वैज्ञानिक विधि के जरिए हासिल न किया गया हो, तो उसे विज्ञान के दायरे में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ अनुभव या अभ्यास के द्वारा हासिल किया गया ज्ञान तब तक विज्ञान के दायरे से बाहर होता है, जब तक वह वैज्ञानिक विधि या कसौटी पर परख न लिया जाए। तो अब प्रश्न उठता है, यह वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। वह कहते हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण साहसिक भी है और आलोचनात्मक भी। यह तलाश है सच की और नए ज्ञान की। यह रवैया है किसी भी दावे को तब तक न मानने की जब तक उसे परख न लिया जाए। यह नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की हिम्मत है। यह किसी पहले से गढ़ी हुई परिकल्पना के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करना है। यह विचारों को अनुशासन में रखने की योग्यता है। अतः हम कह सकते हैं कि विचार और व्यवहार में वैज्ञानिक विधि को अपनाना ही वैज्ञानिक सोच या दृष्टिकोण है। इस कसौटी पर अगर कसें तो बहुत से वैज्ञानिक भी अपने निजी जिंदगी और विचारों में अवैज्ञानिक हो सकते हैं, और बहुत से लोगों का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को पढ़ने बताने का तरीका अवैज्ञानिक हो सकता है। जैसे बिना प्रमाण और निष्पक्षता के भावुकता अथवा आत्म प्रशंसा में यह कह देना या सिद्ध करने लगना कि 2000 साल पुरानी किसी किताब में विमान बनाने की टेक्नोलॉजी या क्वांटम सिद्धांत थे, आदि आदि। और हाँ, मशीन, रॉकेट आदि वैज्ञानिक तरीके से बने टेक्नोलॉजी के उत्पादों का नाम भी विज्ञान नहीं है। दूसरी ओर ऊपर बताई गई वैज्ञानिक विधि से और वैज्ञानिक सोच के साथ यदि हम इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि जैसे विषयों को पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो भी ये विज्ञान के दायरे में आ जाएंगे। यदि विशिष्ट रूप से कहें तो सामाजिक विज्ञान के दायरे में। अगले अध्याय में जिन मिथकों को शामिल किया गया है वह विज्ञान के दायरे से परे हैं। ये मिथक और कथाएं मानव इतिहास, साहित्य, जिज्ञासा और कल्पना की उड़ान के बेहतरीन नमूने हैं। पर इन्हें पढ़ते और सुनते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्या इनमें वैज्ञानिक ज्ञान तलाशा जा सकता है? क्या इन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है? और क्या इनके आधार पर ढले हुए सामाजिक ढांचे को इस आधुनिक दौर में भी वैसा ही बने रहना चाहिए जैसा उन्हें सैकड़ों वर्ष पहले गढ़ा गया था? मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी के अगले भाग में सुनिए ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति और इसको समझने की कोशिश। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।